नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है हिंदी वर्णमाला भाग 3 या अंतिम वर्णमाला का भाग लेकर मैं आप लोगों को उपस्थित हुआ हूँ संजय खत्री सर के चैनल पे, जिसका नाम है हिस्ट्री पाठशाला। तो अब आगे चलिए देखते हैं हिंदी वर्णमाला भाग 3। भाग 3 अंतिम भाग है इसका। हिंदी वर्णमाला के संपूर्ण वर्णों को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा गया है। हिंदी वर्णमाला के संपूर्ण वर्णों को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा गया है। स्वर, अनुस्वार, विसर्ग, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन। तो कितने होते हैं वर्ण? टोटल कितने होते हैं? तो क्रम वाइज सबको परिचय मैं आपको कराऊंगा कौन कितना होता है। स्वर कितने होते हैं? टोटल होते हैं 11। स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? आ, बड़ा, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, वी, ए, बड़ा ए, ओ और बड़ा ओ। टोटल कितने हुए बच्चों? 11। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11। अनुस्वार कितने होते हैं? 1। यह अनुस्वार। विसर्ग 1। अनुस्वार 1, विसर्ग 1। और स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? इनकी संख्या है 25। टोटल 25। का से लेकर माँ तक, लेकर माँ तक। टोटल कितनी? 25। 25। अब अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या है बच्चों 4। अंतस्थ व्यंजन या र, ल, व। 1 2 3 4, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अब अगला देखो, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। इनकी भी संख्या 4 होती है। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4। छत, तरंग, ज्ञ और स्र। इनकी भी संख्या 4 होती है। उपछित कितने व्यंजन होते हैं? 2। जो 2 भ। अब एक नया व्यंजन आया है, विशिष्ट व्यंजन। कौन सा व्यंजन? विशिष्ट। इसको
मिला के अब 53 व्यंजन माना जाता है। विशिष्ट व्यंजन व्यंजन इसकी संख्या होती है 01। ये है विशिष्ट व्यंजन। टोटल कितनी संख्या हुई बच्चों? 53। टोटल संख्या कितनी हुई? 53। 11 स्वर, 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग, 25 अस्वर व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 उष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उच्छिष्ट व्यंजन और एक विशिष्ट व्यंजन। 9 का फूफा, यानी कि 53वां व्यंजन ये, 53वां वर्ण है ये। तो टोटल 53 वर्ण हुए। अब तक 52 की संख्या मानी जाती थी, लेकिन अब वर्णमाला जो है 53 हुआ। अब इनकी संख्या जो है 53 हुई। क्लियर बच्चों? ये सब क्रम वाइज से लिख लेना। संपूर्ण वर्णमाला को निम्नलिखित संपूर्ण वर्णमाला को निम्नलिखित आधारों पर हम विभाजित कर सकते हैं। एक ग्राफ हम बनाए हैं, एक ग्राफ बनाए हैं। इससे जो है आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो वर्णमाला को। वर्णमाला है उच्चारण, उच्चारण के आधार पर 2 भेद, स्वर और व्यंजन। घोष, घोष के 2 भेद, अघोष और सघोष। प्राणवायु, वायु से अल्पप्राण, महाप्राण। अन्य है संयुक्त व्यंजन, उच्छिष्ट, आगत और अन्य। इसके माध्यम से संपूर्ण वर्णमाला को आप बड़े आसानी के साथ समझ सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण ध्वनि। जिन जिन उच्चारणों जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उसे हम अल्पप्राण ध्वनि कहते हैं। ये वह है बच्चों। तो ये दिमाग में आता है अल्पप्राण कौन कौन से हैं। अल्पप्राण का एक सूत्र है। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और पांचवा वर्ग जो है अल्पप्राण होता है। अल्पप्राण होता है। कौन कौन से अल्पप्राण होते हैं? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। जैसे क ख ग घ अंगा है तो पहला क, तीसरा ग और पांचवा अंगा। इसी प्रकार हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये सब क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। ये सब अल्पप्राण होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन, और कौन से अल्पप्राण होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। आप लोग पढ़े थे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, र,
ल और व, या र, ल और व, ये सब जो है अल्प प्राण होते हैं। ये सब अल्प प्राण माने जाते हैं। अल्प प्राण माने जाते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है अल्प प्राण होता है। इसके और प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। या, र, ल और व, ये सब अल्प प्राण माने जाते हैं। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। इसके साथ अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। य, र, ल, व, ये सब अल्प प्राण माने जाते हैं। ये सब अल्प प्राण माने जाते हैं। ये सब, ये पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ, प्लस अंतस्थ व्यंजन, ये सब अल्प प्राण माने जाते। क्लियर? अब देखते हैं महाप्राण ध्वनि। अब क्या देखते हैं? महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है उसे महाप्राण वर्ण अथवा महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है उसे हम महाप्राण ध्वनि या महाप्राण वर्ण कहते हैं। तो कौन कौन से हुए अल्प प्राण? देख लिए 1, 3, 5। तो बारे में क्या छूटा है? दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा, यानी कि 24। इसको सीधा सीधा सूत्र मारो, 24 साला महाप्राण। महाप्राण सीधा 24 साला महाप्राण। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन, इसका सूत्र है बच्चों। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 है। मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये सब महाप्राण होते हैं। महाप्राण होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है उसे महावर्ण, महाप्राण वर्ण अथवा महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। महाप्राण दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, ख और घ, जैसे ख और घ, छ और झ, और प्लस उस व्यंजन के 4। उस व्यंजन जितने हैं 4, कितने हैं? 4। दंत स, तालव्य स, मूर्धन्य स और ह, ये सब महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ये सब महाप्राण के अंदर अंतर्गत आते हैं।
प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस उस व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस उस व्यंजन सा, तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा और हा, ये सब महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अब आप सबको अल्पप्राण और महाप्राण एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब देखते हैं घोष और अघोष। घोष और अघोष वर्ण। सबसे पहले देखते हैं घोष, इसे सघोष वर्ण भी कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर कंठ स्वर तंत झंकित हो जाते हैं वे घोष सघोष वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर कंठ झंकृत हो जाते हैं वे घोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस 11 स्वर, प्लस 11 स्वर और या र ल व और ह, या र ल व और ह, या र ल व। प्रत्येक वर्ण के जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर कंठ झंकित हो जाते हैं वे घोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, जैसे क ख छोड़ के ग घ अंगा, तीसरा, चौथा और पांचवा प्लस 11 स्वर आ से लेकर औ तक, आ से लेकर औ तक, तीसरा, चौथा, पांचवा और 11 स्वर और या र ल व ह, ये सब घोष, ये सब घोष, ये सब घोष वर्ण कहलाते हैं, कहलाते हैं। समझ में आया? घोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर कंठ झंकृत हो जाए वे घोष वर्ण कहलाते हैं। तो कौन कौन से हुए? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्लस 11 स्वर आ से लेकर औ तक प्लस या र ला व और ह, ये सब घोष वर्ण
कहलाते हैं। ये सब घोष वर्ण कहलाते हैं। अब अघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर कण झंकित नहीं होते वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो कौन कौन से वर्ण हुए जो अघोष हैं? अब इसमें तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है वर्ग का, तो इसमें कौन सा हुआ? पहला और दूसरा। पहला और दूसरा ये हुआ। समझ में आ रहा है ना? इसमें जो है घोष में तीसरा चौथा पांचवा है, तो इसमें पहला और दूसरा हुआ। क और क, च और छ, ट और थ, क और थ। ये सब अघोष हुए। ये सब अघोष हुए। प्लस तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये सब अघोष वर्ण है। ये सब अघोष वर्ण हैं। ये सब क्या हैं? अघोष वर्ण हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा तालव्य मूर्धन्य स प्लस दंत स, ये सब अघोष वर्ण हैं। ये सब अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अंतर्गत आते हैं। समझ में आया बच्चों? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा स ख स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ये सब अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। सघोष में घोष में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्लस 11 स्वर प्लस यारा लावा है, ये सब आते हैं। ये सब घोष हैं। और अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा शाखा स, ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, अघोष वर्ण के अतिरिक्त सभी वर्ण अघोष वर्ण के अंतर्गत होते हैं। अब देखिए, उच्छिष्ट वर्ण, द्विगुण वर्ण, नए विकसित वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा ऊपर से उठकर झटके के साथ नीचे आए, वे उच्छिष्ट वर्ण कहलाते हैं। इन्हें द्विगुण वर्ण भी कहा जाता है। इन्हें द्विगुण वर्ण भी कहा जाता है। ये हिंदी में नए विकसित वर्ण हैं। ये हिंदी में नए विकसित वर्ण हैं। जैसे ड, एक यह नहीं रहेगा। ये अल्पप्राण सघोष है और ये महाप्राण सघोष है। ये दोनों वर्ण सघोष हैं। एक अल्पप्राण सघोष है, एक महाप्राण सघोष है। क्लियर? ये दोनों नए द्विगुण वर्ण जो है, एक
अल्प प्राण सघोष है, एक महाप्राण सघोष है। अब आगे देखते हैं। द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन दो बार मिले तब वह द्वित्व व्यंजन हो जाता है। जब एक व्यंजन दो बार मिले तब वह द्वित्व व्यंजन हो जाता है। जैसे जैसे कच्चा, पक्का, दो बार मिल रहा है ना। कच्चा, पक्का, दिल्ली, ये सब क्या है? द्वित्व व्यंजन है। ये सब क्या है? द्वित्व व्यंजन है। जब एक व्यंजन दो बार मिले तो वह द्वित्व व्यंजन हो जाता है। जैसे कच्चा, पक्का, दिल्ली। समझ में आ गया? ये व्यंजन देखो दो बार मिल रहा है ना, कच्चा, पक्का, दिल्ली। अब आगे देखो। अब आगे देखो। आगत, गृहित, विदेशी, उर्दू ध्वनियाँ। वे वर्ण जो व्यवहारिक हिंदी में उच्चारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानकर उर्दू उर्दू एवं अंग्रेजी से ग्रहण किए गए हैं, वे विदेशी ध्वनियों के रूप में जाने जाते हैं। इनमें वर्ण के नीचे बिंदु लगाते हैं, जिन्हें नुक्ता बिंदु कहते हैं। जिन्हें नुक्ता बिंदु कहते हैं। जैसे उर्दू की ध्वनि है यही नुक्ता है बच्चों। ख, ग, क, ख, ग, ज, व। यहाँ देखो नुक्ता लगा है सब में। क, ख, ग, ज, व। ये सब उर्दू की ध्वनियां हैं। ये सब उर्दू की ध्वनियां हैं। और ये क्या है? यही है नुक्ता बिंदु। नुक्ता बिंदु। बिंदु। जैसे जरा, जरा, जरा माने होता है थोड़ा। अभी जरा, जरा माने इसका मतलब हुआ बुढ़ापा। इसका मतलब क्या हुआ? बुढ़ापा। देखिए ये नुक्ता लगाने पे इसका मतलब थोड़ा हुआ है। देखिए जरा माने बुढ़ापा। ऐसे कलम, खैर, जरूरत इत्यादि।
लेकिन इसमें एक ध्यान देने योग्य ये बातें हैं, इसे इसे जो है विदेशी वर्णों को पंडित किशोरीदास वाजपेयी काशी नाग काशी नागरी सभा ने इसको हिंदी में स्वीकार नहीं किया है। ये जो विदेशी वर्ण आए हैं इसको किशोरीदास वाजपेयी और काशी नागरी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इसे स्वीकार नहीं किया है। हिंदी में इसे स्वीकार नहीं किया है। समझ में आया ना बच्चों? अब आगे देखो। अनुस्वार इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है और यह स्वर के बुद्धित आने वाली ध्वनि है। इसमें वर्ण के ऊपर बिंदु लगाते हैं। इसमें वर्ण के ऊपर बिंदु लगाते हैं। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। इसकी ध्वनि जो है नाक से निकलती है, यानी कि नाक से अधिक सांस निकलती है, हवा निकलती है और मुख से कम। अनुस्वार में नाक से अधिक हवा निकलती है और मुख से कम। इसमें नाक से अधिक हवा निकलती है मुख से कम। मुख से कम। जैसे मंगल मंगल, दंगल मंगल, दंगल, चंदन आदि। अनुसार इसमें नाक से अधिक हवा निकलती है और मुख से कम, जैसे मंगल, दंगल, चंदन इत्यादि। अब अनुनासिक देखो। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक व मुख के संयोग से होता है और इनके उच्चारण में लघुता रहती है। यानी कि इसमें नाक से कम हवा निकलती है, नाक से कम हवा निकलती है और मुख से ज्यादा। मुख से ज्यादा। अनुनासिक में नाक से कम हवा निकलती है और मुख से ज्यादा। जैसे गांव, नाक से कम आ रही है और मुख से ज्यादा गांव। बाधा, देख रहे हो, मुख से ज्यादा। चाँद इत्यादि। इसमें नाक से ज्यादा, अनुस्वार में नाक से ज्यादा हवा आती है। मंगल मतलब नाक से ज्यादा हवा, और इसमें मुख से ज्यादा हवा आ रही, जैसे गांव, बाधा, चाँद इत्यादि।
आगे देखो बच्चों, निरानुनासिक, निरानुनासिक, जिन वर्णों के उच्चारण में नाक अथवा मुख की ध्वनि का संयोग नहीं होता है वे निरनुनासिक कहलाते हैं, अर्थात वे सभी वर्ण अथवा शब्द जिन पर अनुस्वार आ या अनुनासिक अ की ध्वनि नहीं होती वह निरनुनासिक कहलाते हैं, वे निरनुनासिक कहलाते हैं। जैसे अनुनासिक हुआ क, क, ग, ये अनुनासिक हुआ। निरनुनासिक क्या हुआ? लिखा जाएगा क, ख, ग, क, ख, ग। जिन उच्चारण में नाक अथवा मुख की ध्वनि संयोग नहीं होता है वे निरनासिक कहलाते हैं, अर्थात वे सभी वर्ण अथवा शब्द जिन पर अनुस्वार आ और अनुनासिक आ की ध्वनि नहीं होती है वे निरांकुश कहलाते हैं, निरनासिक कहलाते हैं। कहलाते हैं। आप लोगों को समझ में आया ना बच्चों? आज के लिए बस इतना ही। आज वर्णमाला का तीसरा भाग समाप्त हुआ। कल नया चैप्टर लेके मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।